क्वेश्चन मिला। एक बार सम्स को पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, समझे, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और नहीं तो क्या है कि पहले मैं कर लेता हूँ, फिर आप लोग कीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन प्लस माइनस करके बताते भी रहना। अगर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो कि हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है चैप्टर का, तो फिर सॉल्यूशन करने में या सम समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सम्स को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। मिस्टर पिंका मुखर्जी submit the following profit and loss account of his business for the year in date 31st March 2024। ठीक है, अभी तो हम लोगों का असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 24-25, है ना। डेबिट साइड में देखोगे, पहले कुछ आइटम दिए हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक है। अच्छा, एक बात बताते हुए चले, हम लोग बिजनेस का इनकम निकाल रहे हैं, बिजनेस के इनकम में हम लोगों को करना क्या पड़ता है, ये चीज देखना पड़ता है कि जो चीजें एज पर इनकम टैक्स रूल अलाउड नहीं है, वो सारी चीजें ऐड करनी होगी। और जो एज पर इनकम टैक्स रूल अलाउड है, अगर वो गलती से आ गया है और उसके कारण तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया है, तो तुम क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे। अब आइटम एक बार मैं सम्स पढ़ते समय बताते जाता हूँ, समझे, कि कौन कौन सा हम लोगों का डिसअलाउड एज पर इनकम टैक्स होगा। देखिएगा सम्स में सबसे पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक, ये ठीक है, बिजनेस का आइटम है। परचेज है, ये भी बिजनेस का आइटम है। सैलरी है, ये भी बिजनेस का आइटम है। डेप्रिसिएशन बोला जाता है कि एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपने दिखाया है वो अलाउड नहीं होगा, वो अलाउड होगा एज पर इनकम टैक्स रूल। तो ये जो 22,000 है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये डिसअलाउड है। एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, अलाउड है, बिजनेस का इनकम है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अलाउड नहीं होता एज पर इनकम टैक्स रूल। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी अलाउड नहीं होता। सेल टैक्स पेड, ठीक है, बिजनेस का खर्च है तो अलाउड होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट भी अलाउड नहीं होता। एनी काइंड ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस अलाउड नहीं होता। जैसे आप पहले से ही मान लिए कि मेरा लॉस होने वाला है और आप उसको मानकर दिखा दे रहे हो कि मेरा लॉस होगा, उसके लिए हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स वाला ये मानता नहीं है। वो क्या बोलता है कि जब आपका लॉस होगा तब देखा जाएगा, तब हम लोग एडजस्ट करेंगे, लेकिन आप पहले से मानकर अपने इनकम से उसको घटा नहीं सकते। फिर लिखा है बैड डेट, ठीक है, ये लॉस है तो रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जनरली आप किसको पैसा पे करते हो, प्रोप्राइटर खुद को पैसा पे करता है। कि जैसे हम लोग कैपिटल लगाएं तो कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इनकम टैक्स का कहना है कि नहीं, आप खुद से अपने पैसे अपने आप नहीं ले सकते, जो प्रॉफिट होगा उसमें इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद लीगल एक्सपेंसेस है, ठीक है, बिजनेस का है, माना जाएगा, लेकिन लीगल एक्सपेंसेस में भी पेनाल्टी फाइन्स अगर कुछ आप दिए हो तो वो माना नहीं जाएगा। फिर एक नेट प्रॉफिट है, और क्रेडिट साइड में आप देखोगे तो सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये सब बिजनेस का आइटम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैड डेट रिकवर्ड है। अब बैड डेट रिकवर्ड का देखोगे आप, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, डिसअलाउड इन द अर्लियर ईयर, मतलब कि पिछले साल जब आपका बैड डेट हुआ था तो इनकम टैक्स वालों ने माना नहीं था और उसके ऊपर भी टैक्स चार्ज किया था, समझ रहे हैं। तो जब वही डूबा हुआ पैसा इस बार मिलेगा तो हम लोग उसको इनकम में क्यों रखेंगे, इनकम में रखेंगे तो हमको दोबारा उस पर टैक्स देना पड़ेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे पिछले साल आपका कुछ पैसा बैड डेट हो गया था, डूब गया था, तो इनकम टैक्स वालों ने कहा था कि हम मानेंगे नहीं, डिसअलाउड कर दिया था, और उस पैसे के ऊपर भी चार्जेबिलिटी हुई थी। तो अगर वही डूबा हुआ पैसा जिस पर पिछले साल चार्जेबिलिटी हो चुका है, अगर फिर से हमको इस बार मिलेगा, तो क्या उसके ऊपर हम फिर टैक्स चार्जेबिलिटी करेंगे? नहीं। अब तो बोलेंगे ना कि पिछले साल तो इस पे चार्ज हो ही चुका था, उस साल जब पैसा डूबा था तो आपने माना नहीं था, समझ रहे हो। तो इस बार जब वही पैसा हमको मिला है तो उसके ऊपर हम दोबारा चार्जेबिलिटी नहीं करेंगे, इसलिए ये आइटम हम लोग अपने
से माइनस कर देंगे। और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो है, जब फॉर्मेट डिस्कस हो रहा था कॉन्सेप्ट वगैरह, तो याद होगा आपको बोला गया था कोई अदर सोर्सेज का इनकम होगा तो वो बिजनेस के इनकम में रखा नहीं जाएगा। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आपका अदर सोर्सेज का इनकम है, वो बिजनेस के इनकम में कंसीडर नहीं होगा। इसको भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये तो हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल है सिंपली वो दिया था। अब इसके बाद देखिएगा कुछ एडजस्टमेंट भी है, नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा। अदर इंफॉर्मेशन बोलकर कुछ एडजस्टमेंट है, दिख रहा है। जैसे मेंशन किया है कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल 25,000। इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि आप डेप्रिसिएशन दिखा सकते हो, कितना, 25,000 का। सैलरी इंक्लूड 6,000 पेड टू मिस्टर मुखर्जी। सैलरी जब हम पढ़े थे सम्स में तो हम बोले थे बिजनेस का आइटम है, अलाउड होगा, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ मेंशन किया एडजस्टमेंट में कि 6,000 का सैलरी मिस्टर मुखर्जी खुद को दे दिए, तो अगर आप खुद को सैलरी दे रहे हो तो एज पर इनकम टैक्स ये अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट आइटम है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू बाय 5,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक को आपने ज्यादा दिखा दिया, इसका इफेक्ट आपके इनकम के ऊपर क्या पड़ा होगा। आप सोचो, क्लोजिंग स्टॉक आपके क्रेडिट साइड का आइटम है, अगर क्रेडिट साइड का आइटम जितना ज्यादा होता है हमारा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। क्रेडिट का आइटम जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना बढ़ जाएगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड हुआ है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा होगा कि हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। इसको हम लोग अपने प्रॉफिट से क्या करेंगे, लेस करेंगे, समझे। जो पूरा का पूरा पिक्चर है, जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है, वो किस कॉन्सेप्ट पे है, उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है। अगर एज पर इनकम टैक्स रूल जो वो लोग डिसअलाउ करते हैं उसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ गया है तो वो आइटम को वो लेस कर देगा। और अगर मान लीजिए एज पर इनकम टैक्स रूल जो जो आइटम को वो लोग डिसअलाउ करके रखे हैं, अगर उसके कारण आपका प्रॉफिट कम हो गया है तो वो लोग ऐड करके एडजस्ट करेगा। समझ रहे हैं, पूरा थॉट और कॉन्सेप्ट किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, प्रॉफिट के इर्द गिर्द। मतलब कोई भी आइटम अगर डिसअलाउड है ना एज पर इनकम टैक्स रूल, तो आप पहला थॉट लगाओगे कि इस आइटम के कारण प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। अगर प्रॉफिट बढ़ा होगा तो लेस करके एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट कम हो गया होगा तो ऐड करके एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देखिए अभी हम लोग लिख कर भी देखेंगे। नेक्स्ट एक आइटम बोला है, सेल्स इंक्लूड 20,000 बीइंग द वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, द कॉस्ट ऑफ व्हिच इज ₹18,000। 20,000 का सेल प्रोप्राइटर खुद को कर लिया। अगर आप खुद को बेचते हो तो खुद से प्रॉफिट कमाते हो, खुद से प्रॉफिट कमाना एज पर इनकम टैक्स अलाउड नहीं है, समझ रहे हैं। तो 18,000 का गुड्स था और आपने बेचा कितने में, 20,000 में, तो प्रॉफिट कितने की निकल के आ रही है, 2,000 की। ये जो 2,000 का प्रॉफिट आप खुद में कर लिए या खुद को बेच के प्रॉफिट कमा लिए, ये प्रॉफिट भी कंसीडर नहीं होगा। और ये 2,000 के प्रॉफिट के कारण क्या होगा, आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो ये 2,000 भी हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। और लास्ट में एक एडजस्टमेंट दिया है, लीगल चार्जेस इंक्लूड 2,000 पेड एज पेनल्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सेल टैक्स लॉ, कंप्यूट इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। समझ रहे हैं। अब कोई भी अगर आप लॉ को तोड़कर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ के लिए कोई भी फाइन या पेनल्टी पे करते हो तो वो भी एज पर इनकम टैक्स रूल अलाउ नहीं किया जाता, समझ रहे हैं। अब अगर एक एक आइटम को आप समझ चुके हैं तो लिख के देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हेडिंग से। हम लोगों का हेडिंग क्या रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन। बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ठीक है, वो पिक्चर दिख रहा है ना वहां पर, ओ दिख रहा है, ठीक है।
फॉर्मेट आप लोग पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। स्टार्ट हम लोग करते हैं कहाँ से, नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, सम्स में देख कर बताइएगा नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 50,000 का। है ना, 50,000। इसमें हम लोग ऐड करते हैं एक्सपेंसेस डिसअलाउड, बट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब जो भी एक्सपेंसेस एज पर इनकम टैक्स रूल डिसअलाउड है वो हम लोग यहाँ डेबिट साइड में दिखा दिया गया है, वो सब यहाँ हम लोग ऐड कर लेंगे। अब एक बार शुरू से आप फिर से देखिएगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिख रहा है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इसको अलग लिख देते हैं। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है 10,000 का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी है डिसअलाउड होगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स $10,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम $5,000 का था। सैलरी के बारे में एडजस्टमेंट में लिखा था कि 6,000 का सैलरी खुद को दिया है, तो सैलरी टू हिमसेल्फ ये ले लेते हैं। एडजस्टमेंट अगर आपको याद हो तो एक फाइन बोला था, पेड किया है, फाइन या पेनाल्टी, फाइन पेड, फाइन पेड हुआ था 2,000 रुपए का, ये भी एडजस्टमेंट में था, तो फाइन भी अलाउ नहीं होगा। डेप्रिसिएशन भी एज पर बुक अलाउ नहीं होता, तो डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट ये शायद 22,000 का था, ये भी अलाउड नहीं होगा, है ना। डेप्रिसिएशन देख लीजिए 22 का ही था, फाइन या पेनाल्टी लिख दिए, सैलरी हो गया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। आप डेबिट साइड में देखोगे एक आइटम था प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000 रुपए का, और एक आइटम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 का, देखा, ये दोनों आइटम भी अलाउड नहीं होता। प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000 है, प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आइटम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम ये एडजस्टमेंट वाला पहले लिख दिए, आप ऐसा भी कर सकते हो कि पीएल वाला पहले पूरा लिख के एडजस्टमेंट वाला आइटम बाद में लिखे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 2,000 का, इतना आइटम डिसअलाउड है जिसके कारण हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, तो हम लोग एज पर इनकम टैक्स सारा ऐड करके प्रॉफिट को एडजस्ट कर लेंगे। इसको जोड़कर बताओ कितना आएगा, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 22 23, 23 और 22 आपका हो जाएगा 45, 45 और 3 48, 48,000 मेरा आ रहा है। आप लोग भी एक बार जोड़कर देख लीजिएगा, ठीक है, ऐड करके एक बार देख लेना। अब हम लोग माइनस करेंगे कि जो जो इनकम हमारा अलाउड है और गलती से दिखा दिया गया यहाँ पर, लेस करेंगे एक्सपेंसेस अलाउड एज पर आईटी रूल, expenses allowed as per IT rule। उसमें हमारा एक आइटम दिखा था डेप्रिसिएशन एज पर IT रूल, डेप्रिसिएशन एज पर
आईटी रूल, वो लोग 25,000 शायद अलाउ किया था, है ना? 25,000 अलाउड है, 25,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हम लोग का 73। इसके बाद हम लोग लेस करते हैं इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू पीएल। इनकम नॉट टैक्सेबल, ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू पीएल। अगर आप लोग सुन रहे हो मेरी बात तो बता दें, कोई इनकम अगर टैक्सेबल नहीं है या उस पर हम लोग पहले टैक्स दे चुके हैं, दोबारा नहीं देंगे, तो वो सब आइटम अगर हम लोग पीएल के क्रेडिट में दिखा दिए हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा होगा? मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। वो सारे आइटम को हम लोग लेस करेंगे इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड टू पीएल बोलकर। अब आप देखोगे पीएल में सबसे पहले दिया था बैड डेट रिकवरी, है ना? बैड डेट रिकवरी लोगों ने किया था। और एक था क्या? और एक था सेल टू हिमसेल्फ, हमने खुद को बेचकर प्रॉफिट कमाया था, इस पर भी हमारा टैक्स नहीं होना चाहिए। और इसमें हम लोग प्रॉफिट वाला अमाउंट लेंगे, जैसे 20,000 का सेल किए थे, 18,000 कॉस्ट था, तो इसका प्रॉफिट वाला अमाउंट आएगा कितना? 2,000। समझ रहे हैं? बैड डेट रिकवरी सेल टू हिमसेल्फ, बैड डेट रिकवरी कितने का था? बैड डेट रिकवरी आपका था 3,000 का, देखा? तीन और तो 5,000 हम लोग यहाँ से लेस करेंगे, कितना आएगा? 68,000। इसमें हम लोग लेस करते हैं इनकम चार्जेबल अंडर अदर हेड, इनकम चार्जेबल अंडर अदर हेड बट क्रेडिटेड टू पीएल। जैसे कोई दूसरे हेड का आइटम है, कोई दूसरे हेड का आइटम है, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन, तो ये सब अगर अदर सोर्स के अदर हेड का आइटम है वो यहाँ गलती से आ गया, उसके कारण भी हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा, तो वो आइटम हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं। उसमें एक आइटम दिया था, देखोगे सम्स में क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, देखा? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट था 10,000 का, है ना? वो कहाँ का आइटम है? वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का, इसलिए बिजनेस से हम लोग उसको हटा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितने का है? 10,000। और अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो हम फिर से बता दे रहे हैं आपको, जैसे जब दूसरे हेड का कोई इनकम यहाँ आ जाता है तो उसको हम लोग क्यों हटा देते हैं? क्योंकि जब दूसरे हेड का कैलकुलेशन होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का होगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट वहाँ कैलकुलेट होगा। अगर आप एक ही इनकम को दो दो जगह दिखा दोगे, दो दो हेड में, तो इसका फाइनल इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपका टोटल इनकम जो आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल टैक्सेबल इनकम, वो बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग एक हेड के इनकम को दूसरे हेड के साथ जोड़कर नहीं दिखाते, और उसके लिए ही हम लोग यहाँ किसी भी अदर हेड का इनकम होगा तो उसको यहाँ पर इस इनकम से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। अब ये माइनस करके फिगर में इधर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपको दिखे ना, तो अपना कैलकुलेशन यहाँ पर चलेगा आगे थोड़ा। यहाँ लिख देते हैं पार्टिकुलर्स, डिटेल्स और अमाउंट, ठीक है? सिक्सटी एट में 10,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा फिगर कितना? 58,000। ये माइनस किए यहाँ पर, इसके नीचे कंटिन्यू है, आप लोग कंटिन्यू लिखोगे। इसमें हम लोग एक दूसरा एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक। एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक में सम्स में एक आइटम दिया था कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ गया है
सम्स पढ़ते समय भी बताए हम कि क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक किधर का आइटम है, क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड इनकम रिप्रेजेंट करता है, तो अगर क्रेडिट का कोई भी आइटम बढ़ा हुआ होगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा कि आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ गया है तो एडजस्ट कैसे करेंगे, लेस करके करेंगे। लेस करेंगे हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक, एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक, और वो क्या था, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। कितने से ओवर वैल्यूड हुआ था क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक हमारा वैल्यूड हुआ था ओवर वैल्यूएशन 5000 से। एक ही आइटम है, डायरेक्ट यहाँ दिखा दे रहे हैं 5000 और माइनस करके ये आ जा रहा है 53000। ये जो 53000 है इसको हम लोग नाम दे देंगे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अभी सम्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सिर्फ इतना बना के छोड़ दोगे ना आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको इसके बारे में कुछ नोट्स लिखना पड़ेगा। क्या नोट्स लिखना पड़ेगा कि जो बार बार बोला गया कि ये सब आइटम एज पर इनकम टैक्स विल डिसअलाउड है, समझ रहे हैं, तो उसके बारे में आपको नीचे नोट मेंशन करना पड़ेगा, समझे? वर्किंग नोट, जैसे मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। नंबर 1 फर्स्ट में था प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, देखा, इनकम टैक्स स्पेशली डिसअलाउड, स्पेशली डिसअलाउड है अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज रोमन 2। वर्किंग नोट 2 में आइए, पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, जैसे कि आपने LIC प्रीमियम पे कर दिया, समझ रहे हैं? LIC प्रीमियम क्या है? ये तो आपका पर्सनल खर्चा है ना, लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, बिजनेस से निकाल के नहीं दे सकते। पर्सनल एक्सपेंसेस लाइक LIC प्रीमियम नॉट अलाउड एज पर IT रूल। वर्किंग नोट 3 जैसे लिखेंगे एनी काइंड ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस, एनी काइंड ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस, एंटिसिपेटेड लॉस, जैसे कि आप PVDD दिखा दे रहे हो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ठीक है, ये एंटिसिपेटेड लॉस है कि अभी लॉस नहीं हुआ, हम लोग मान लिए कि लॉस होगा। तो एनी काइंड ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस लाइक PVDD आर नॉट अलाउड एज पर IT रूल। नेक्स्ट पॉइंट जैसे आपको बता दें, जो डिस्कशन हुआ है सेम वही चीज आपको नोट बना के क्या कर लेना है, लिख देना है। जैसे आप देखो डेप्रिसिएशन के बारे में क्या लिखोगे कि डेप्रिसिएशन अलाउड, डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर IT रूल, नॉट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बुक के हिसाब से अलाउ नहीं होगा, एज पर IT रूल अलाउ होगा, समझ रहे हैं? उसके बाद जैसे आपने लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू हिमसेल्फ, ये सब आप अलाउ नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू हिमसेल्फ, खुद को आप कोई भी इनकम नहीं दे सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू हिमसेल्फ, not allowed as per
आईटी रूल, ठीक है। इसके बाद एक दो पॉइंट और आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे डेप्रिसिएशन का लिख दिए, बैड डेट रिकवरी के बारे में लिख दोगे कि बैड डेट रिकवरी सिंस डिसअलाउड इन द प्रीवियस ईयर सो नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर या इन दिस ईयर। बैड डेट रिकवरी हम लोग पिछले साल डिसअलाउड लिए थे, इनकम टैक्स वाला अलाउ नहीं किया था, इसलिए इस साल हम लोग उसको चार्जेबिलिटी में कंसीडर नहीं करेंगे। ये नोट आपको एक लिख देना है। और लास्ट में एक और नोट लिख देना है कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट अंडर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बात समझे? 5 मैंने लिखा है, इसके बाद स्पेस नहीं है मेरे पास। आप क्या कीजिएगा, 2 पॉइंट, एक बैड डेट रिकवरी के ऊपर और एक इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर लिख दीजिएगा, तब आपका पूरा सम्स कंप्लीट होगा। ठीक है, एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और किसी के मन में किसी पॉइंट से रिलेटेड फिर कोई डाउट आए तो एक बार पूछ लीजिएगा, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा। ओके, थैंक यू।